गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस की, जो कि फर्स्ट चैप्टर में आते हैं। अब बेटे इनके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। इनके ऊपर जो क्वेश्चंस हैं मैंने ऑलरेडी पहले बता रखे हैं और करवा भी रखे हैं, बट आज हम सिर्फ इन्हें जानने की कोशिश करेंगे और पढ़ने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली में लॉ क्या कहते हैं। ठीक है बेटे, तो अगर आपको इसके क्वेश्चन आंसर देखने हैं तो वो ऑलरेडी पहले से ही इस चैनल पर डले हुए हैं। बाकी समझने के पर्पज से आप ही हम समझ लेते हैं बेटे। यहाँ पर तो यहाँ पे सबसे पहले हमारा जो है वो लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। बेटे एक चीज का ध्यान रखना, ये सारे जितने भी लॉ हैं सारे किसके ऊपर फोकस होंगे? मास के ऊपर। आपको मास देखना है और समझना है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन प्रपोज किया था लेवॉइजियर ने और प्रूफ यानी वेरीफाइड किया था लैंडोल्फ ने। तो ये लॉ कहता क्या है बेटे? ये लॉ बहुत सिंपल सा लॉ है। ये कहता है अगर आपके पास कोई रिएक्शन हो, लेट सपोज ए टेंड्स टू क्या बन रहा है बेटा हमारा पी। तो अगर मैं इसे कहता हूं कि ये हमारा रिएक्टेंट है और ये हमारा प्रोडक्ट है, तो बेटे एट टाइम टी इक्वल्स टू जीरो पर रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन होगी बेटे 100%, जबकि प्रोडक्ट की होगी बेटे 0%, क्योंकि प्रोडक्ट नहीं बना। टाइम जीरो का मतलब है अभी मेरे पास सिर्फ रॉ मटेरियल है, प्रोडक्ट मैंने नहीं बनाया। लेकिन जैसे ही टाइम एंड होगा तो इसकी परसेंटेज हो जाएगी जीरो और ये हो जाएगा बेटे 100%। इसका मतलब जितना मेरे पास रिएक्टेंट था वो किस में कन्वर्ट हो गया? प्रोडक्ट के अंदर। तो यहाँ पे नो मास का लॉस हुआ, कोई लॉस नहीं है यहाँ पे मास का। तो इसी को हम बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी कि जितना रिएक्टेंट का मास था उतना ही आपका प्रोडक्ट का मास होगा। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्लियर बेटे? नाउ सेकंड लॉ देखेंगे बेटे। सेकंड लॉ क्या कहता है? सेकंड लॉ कहता है बेटा हमारा लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, और ये इस नाम से भी आ सकता है, डेफिनेट प्रोपोर्शन। ठीक है बेटे, या तो कांस्टेंट कंपोजिशन के नाम से आ जाएगा या फिर आ जाएगा डेफिनेट प्रोपोर्शन के नाम से। ये किसने प्रपोज किया था? प्राउस्ट ने किया था, और स्टार एंड रिचर्ड ने इसे वेरीफाई किया। ठीक है बेटे, कोई दिक्कत नहीं। अब ये लॉ कहता क्या है, पहले तो उस लॉ को समझ लो बेटे। बहुत सिंपल सी भाषा में समझाएंगे इसको, क्योंकि सिंपली अगर आपको समझ में आ गया तो आप लिखने के काबिल हो जाओगे। ठीक है बेटे, देखिए, जब दो एलिमेंट आपस में जुड़े या दो से ज्यादा हो तो एक मॉलिक्यूल बनेगा। मैंने वाटर बना लिया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एलिमेंट को जोड़ा और वाटर बना लिया। तो बेटे जो वाटर मेरा बना है इसमें हाइड्रोजन का जो वेट होगा, वेट ऑफ हाइड्रोजन वो 2 ग्राम होगा, क्योंकि दो हाइड्रोजन है। और अगर मैं वेट ऑफ ऑक्सीजन निकालूं तो बेटे वो आएगा 16। तो अगर मैं इन दोनों वेट यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वेट की रेशियो निकालूं तो वो बेटे आएगी 1/8, जो कि आपकी फिक्स होगी, ये चेंज नहीं हो सकती पानी के अंदर। बात समझ गए? कहने का मतलब ये है कि अगर एलिमेंट मिल करके कोई कंपाउंड बनाते हैं और वो जो कंपाउंड बनता है उसमें जो एलिमेंट्स के वेट हैं उनकी अगर हम रेशियो निकालें तो वो रेशियो फिक्स रहेगी, चेंज नहीं हो सकती। क्लियर बेटे? अगर मैं कहूं आपसे कि आप पानी पियो, तो आप घर पे पानी पियोगे तो वो भी आप क्या पी रहे हो? H2O। स्कूल में जाके पियोगे तो भी H2O। ड्रिंकिंग वाटर हो गया, नहर गए या किसी झरने पे चले गए वहां पे भी पानी है, उसकी कंपोजिशन क्या होगी? वो भी H2O। तो जहां पे भी पानी होगा वहां पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के वेट की रेशियो 1/8 होगी। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन या कांस्टेंट कंपोजिशन, की कोई भी कंपाउंड अगर बना तो उसमें एलिमेंट की रेशियो फिक्स रहेगी। दैट्स इट। ये है आपका लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। नाउ थर्ड लॉ क्या कहता है? थर्ड लॉ कहता है बेटे लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। दिया किसने था? डाल्टन ने। प्रूफ किसने किया? बर्जीलियस ने। तो बेटे ये क्या कहता है, इसको भी मैं बस सिंपल सी भाषा में समझाऊं पहले। अगर लेट सपोज हम कर लें कि हमारे पास है कार्बन और ऑक्सीजन, अगर ये दोनों आपस में जुड़े तो जाहिर बात है CO बन सकता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, और साथ में हो सकता है ये भी बन जाए। तो अगर दो या दो से ज्यादा एलिमेंट आपस में जुड़ते हैं और एक से ज्यादा कंपाउंड बना लेते हैं, एक से ज्यादा बना हुआ दिख रहा है आपको, CO और CO2, तब अगर मैं CO की बात करूं और CO2 की बात करूं तो इसमें कार्बन का जो वेट होगा वो होगा 12। सिमिलरली यहां जो कार्बन का वेट होगा वो भी होगा 12।
लेकिन अगर ऑक्सीजन का वेट देखूं तो वो है बेटे यहाँ पे 16 और यहाँ पे बेटे ऑक्सीजन का 32 है। क्लियर बेटे? तो इन दोनों कंपाउंड में कार्बन का वेट जो रहेगा वो फिक्स हो गया, 12 12। अगर ये दोनों वेट फिक्स है तो अगर हम कहें कि ऑक्सीजन की रेशो निकालें 16/32, तो वो कैसे आनी चाहिए बेटे? सिंपल होल नंबर, खत्म। ये कहता है ये लॉ, पढ़ के देखो। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, different weight of an element that combined with a fixed weight of another element, we are a simple whole number ratio। क्लियर हो गई बात? जैसे यहाँ पे मैंने कार्बन मोनोऑक्साइड दिखाया, देख लो बेटे, और ये कार्बन डाइऑक्साइड है। ये जो है ये है आपका कार्बन। मैं इसे काले से दिखा देता हूँ बेटे, ध्यान से देखो। ये है कार्बन आपका, ये है कार्बन आपका, ये ऑक्सीजन है, और ये भी ऑक्सीजन, ये भी ऑक्सीजन। तो बेटे आप देखोगे कि कार्बन का वेट यहाँ पे 12, यहाँ पे भी कार्बन का वेट 12 है। लेकिन ऑक्सीजन के वेट देखूं तो यहाँ ऑक्सीजन का वेट है 32, यहाँ है बेटा 16। तो इन दोनों के वेट की रेशियो सिंपल होल नंबर में आएगी। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ओके बेटे, नेक्स्ट चलते हैं बेटे। नेक्स्ट लॉ देखते हैं। नेक्स्ट लॉ क्या कहता है? नेक्स्ट लॉ है गेलसक लॉ। इस लॉ की खासियत क्या है? इस लॉ की खासियत ये है कि ये लॉ ओनली फॉर गैसेस के लिए है। गैसेस पे काम करता है ये लॉ। ठीक है बेटे? इसमें कहता क्या है, लेट सपोज अगर मेरे पास कोई इक्वेशन हो N2 + 3H2 टेंड्स टू 2NH3। तो वो ये कहता है कि जो यहाँ पे नंबर लिखा है ना, ये जो नंबर है, ये और ये आपके मोल्स होते हैं। तो उन्होंने वो ये कहते हैं कि ये मोल ना लेकर के हम क्या काउंट करेंगे? वॉल्यूम। वॉल्यूम। तो ये दोनों गैसेस आपस में रिएक्ट करके तीसरी कोई गैस अमोनिया बना रही है। तो इनमें होगा क्या कि जब हम इनकी रेशो निकालेंगे तो ये सिंपल होल नंबर में आएगी। कैसे? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की अगर मैं रेशो फाइंड आउट करूं तो नाइट्रोजन के वॉल्यूम चाहिए 1 और हाइड्रोजन के है 3। और अगर अमोनिया के साथ में निकाल दूं तो उसका वॉल्यूम हो जाता है 2। ये वॉल्यूम है बेटे, वैसे तो मोल्स है लेकिन लिखा वॉल्यूम है। तो अगर मैं ये कहूँ वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन और वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन के बीच में क्या रिलेशन है, तो आप कहोगे 3/1। इस तरह से आप किसी का भी रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हो। ये है गेलसक लॉ, सिंपल। किसी भी गेलसक लॉ को पढ़ा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे बेटे, एवोगैड्रो लॉ। एवोगैड्रो लॉ समझना बहुत आसान। क्या कहता है? अगर हमारे पास दो चेम्बर हो, ये मैंने दो चेम्बर ले लिए बेटे, ठीक है, और ये दो चेम्बर इस तरह से लेने हैं आपको कि सेम वॉल्यूम के रहे। ये मैं दो दो ले आया, ठीक है बेटे। एक के अंदर भर रहे हैं हम हाइड्रोजन गैस, ये मैंने डाली है हाइड्रोजन। ध्यान देना बेटा, टेम्परेचर और प्रेशर सेम है, इसका भी और इसका भी। लेकिन इस वाले में मैं भर रहा हूँ आपके लिए मीथेन गैस। यहाँ मैंने भरी है मीथेन, इसमें भरी है हाइड्रोजन। तो क्योंकि वॉल्यूम दोनों का सेम है, इसका वॉल्यूम V है तो इसका वॉल्यूम भी V है। तो बेटा यहाँ से मुझे क्या पता चलता है? अगर वॉल्यूम सेम है, टेम्परेचर सेम है, प्रेशर सेम है, तो जितने इसके अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे गैस के, उतने ही मॉलिक्यूल इसमें होंगे। सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनके अंदर चले जाएंगे, ध्यान रखना। सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, लेकिन एटम नहीं जाएंगे। CH4, यहाँ पे ध्यान दो बेटा, CH4 एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन से बना है, यानी कि इसके अंदर कितने एटम है? 5 एटम। जबकि हाइड्रोजन को अगर मैं यहाँ से देखूं तो हाइड्रोजन मेरा H और H दो एटम से मिलकर बना हुआ है। बेटे ध्यान आई बात? तो अगर मैं एटम को काउंट करूंगा तो वो सेम नहीं आएंगे, लेकिन अगर मैं मॉलिक्यूल्स को काउंट करूं तो अंडर द सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। दिस इज कॉल्ड एवोगैड्रो लॉ। ये है बेटे हमारा एवोगैड्रो लॉ। तो मेरे ख्याल से बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि फर्स्ट चैप्टर में लॉज में आपने क्या पढ़ना है।
इसके ऊपर क्वेश्चंस करा रखे हैं बेटे। क्वेश्चंस अगर आप देखोगे तो आपको मेरी ही वीडियोस में मिल जाएंगे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, डेफिनेट प्रोपोर्शन और मल्टीपल प्रोपोर्शन पे कैसे न्यूमेरिकल आते हैं और उन्हें कैसे सॉल्व किया जाता है। अगली वीडियो में बेटे हम यहाँ से हट जाएंगे और यहाँ से जाने का हम सीधा चलेंगे किस पे, एम्पिरिकल फार्मूला, स्टोइशियोमेट्री और प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन, और इस चैप्टर को बाइंड अप कर देंगे। तो बेटे आज के लिए इतना ही, इतनी सी ही वीडियो थी। हो सकता है आपको कुछ डाउट आया हो। अगर कोई डाउट आता है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ लेना। ठीक है बेटे, चलो बेटे, ओके बेटे।